महंगाई बढ़ाई, महंगाई ने जेब काटी, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। अब एक आम टैक्स पेयर को क्या उम्मीद होती है कि उनके हाथ में 2 पैसे ज्यादा आ जाएं और जिंदगी सुकून से बीती जा सके। लेकिन इस ख्वाब को बजट ने चकनाचूर कर दिया है। राहत या छूट तो छोड़िए, बजट के भी कोई विकल्प नहीं दिए गए हैं। तो इस बजट को एक आम आदमी, एक निवेशक, एक आम टैक्स पेयर और हाँ, क्रिप्टो में पैसे लगाने वालों के नजरिए से कैसे देखा जाए, कैसे इसका विश्लेषण किया जाए, बजट मंत्रा की इस पेशकश में हमारा फोकस इसी पर होगा। और हमारे साथ एक बहुत ही दमदार पैनल मौजूद है। के करके सबसे मिलवाती हूँ आपको। हमारे साथ है एसबीआई म्यूचुअल फंड के चीफ बिजनेस ऑफिसर डीपी सिंह, वैल्यू रिसर्च के सीईओ धीरेन्द्र कुमार, डीएसपी म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ कल्पेन पारेख, मनी एडू स्कूल के फाउंडर अर्नब पंड्या और साथ ही कॉइन क्रंच इंडिया के फाउंडर नमिर संघवी, क्रिप्टो एक्सपर्ट अजीत खुराना और साथ ही वजीर एक्स के फाउंडर और सीईओ निश्चल शेट्टी। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। निश्चल, आपके पास आऊंगी सबसे पहले। देखिए, कुछ हो या ना हो, कम से कम क्रिप्टो पर बैन तो नहीं लगा। हाँ, टैक्स लग गया है फ्लैट 30% का और 1% टीडीएस के साथ, लेकिन इसको देखने के भी बहुत सारे मायने हैं। 2 एंगल तो खासतौर से साफ निकल कर आते हैं कि बैन नहीं लगा, लेकिन टैक्स के दायरे में आने से कम सरकार की जो कवायद है ना, इसको एक एसेट मानने की ओर बढ़ने को लेकर, उसमें हमने बढ़त आती हुई देखी है। सरकार कहीं ना कहीं उस दिशा में आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, आई मीन पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। और हम अभी भी अनपैक करें कि क्या क्या इसमें अफेक्ट होगा। बट इन जनरल जो सबसे बड़ा आई थिंक पॉजिटिव एंगल है वो ये कि अब तक सभी लोग ये सोच रहे थे कि इंडिया इसे रेगुलेट करेगा कि बैन करेगा। अब एटलीस्ट ये क्लैरिफाई हो गया कि इंडिया इसको रेगुलेट ही करेगा। और क्योंकि अब टैक्सेशन में ऑफिशियली आ चुका है, तो बैन के बारे में किसी को अभी डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डिजिटल एसेट्स का डेफिनेशन भी आ चुका है, जो बहुत ही अच्छा है। और इंडिया आई थिंक दुनिया में ऐसे बड़े कंट्रीज में से एक ऐसा कंट्री है जिन्होंने जल्दी से और तेजी से क्रिप्टो रेगुलेशंस की तरफ बढ़ने का ये सॉर्ट ऑफ वे दिखाया है अभी सबको कि आपको एक्चुअल रेगुलेशन आप लाओ या ना लाओ, उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन आप एज अ नेशन तेजी से इसकी तरफ बढ़ना है। तो ये जो टैक्सेशन का राउट है, ये बहुत ही स्मार्ट आई वुड से एक सोल्यूशन निकाला इंडिया ने कि हम इसे टैक्स करते हैं ताकि इंडस्ट्री देखते हैं इसके बाद कैसे चलता है और कितनी तेजी से बढ़ेगा ये। इंडिया को ये भी मालूम पड़ेगा कि इंडिया में कितने लोग हैं जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसमें से कितने लोग हैं जो प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ये सब जो डेटा गैदरिंग होगा इसके वजह से आई थिंक ये एक पॉजिटिव अप्रोच है इंडियन गवर्नमेंट ने जो लिया है। इंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। ये बताएं कि अब ये जो टैक्स की खबर आई है, इसको देखते हुए क्या माना जाए कि इसको क्रिप्टो करेंसी को एसेट क्लास का दर्जा मिल गया है? धीरेन्द्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आवाज आ रही है। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि ये सवाल मेरे लिए है जी। नहीं, इसको ऐसे नहीं समझना चाहिए, केवल इसको ये देखना चाहिए। अभी तक तो यही कंफ्यूजन था कि ये करेंसी है कि एसेट है, और सरकार ने अभी फिलहाल ये निर्धारित किया है कि भाई इस पे टैक्स लगेगा और 30% गेज का लगेगा, और नुकसान का अगर कोई होता है तो उसका कोई क्रॉसओवर आपको नहीं मिलेगा, उसको आप ऑफसेट नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत रिलक्टेंटली सरकार के लिए इसको बैन लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, और सरकार ने बहुत ही स्ट्रांगली डिस्करेज करने के लिए, मैंने आज तक कभी कोई ऐसा एसेट नहीं देखा है जिसका कि फायदे का पार्ट पे टैक्स मिलेगा सरकार को, लेकिन नुकसान का किसी को क्रेडिट नहीं मिलेगा। हर एक ट्रांजैक्शन पे 1% टीडीएस लगेगा, और गिफ्ट पे भी, मतलब सरकार ने भविष्य में किसी ट्रांजैक्शन पे एक लूप होल जिसको कि कोई एक्सप्लॉइट नहीं करे, उसके लिए गिफ्ट टैक्स पे भी इसमें टैक्स का प्रावधान रखा है। उसके अलावा इसमें जो ये एक जो नया जो सेक्शन ऐड किया गया 194S शायद उसका नाम है, उसमें यह है कि अगर आप, सरकार ने इसका भी इंतजाम किया है कि अगर आप क्रिप्टो खरीदते हैं और उसके बाद उस क्रिप्टो को अपने वॉलेट में लेकर के अगर आप उससे टेस्ला कार खरीदने चले जाते हैं, तो जो मुनाफा हुआ है उसका 30% आप पहले दे दीजिए, उसके बाद आप कुछ खरीदिएगा।
तो सरकार के लिए बैन करना शायद मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बहुत बड़ा हुजूम इसमें ट्रेड करने लग गया है, इसलिए बैन करना शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। लेकिन सरकार जो कुछ भी कर सकती थी ताकि लोगों को डिस्करेज किया जा सके, वो सरकार ने किया है। जी जी, सही कहा धीरेन्द्र जी आपने कि सरकार जो कुछ करना चाहती थी या जिस तरह से उनकी मंशा थी, ज्यादा या छोटी, उसके मुताबिक उन्होंने कदम तो लिया है। लेकिन यहाँ पर देखना जरूरी ये है कि वर्चुअल एसेट के तहत तमाम डिजिटल एसेट्स को शामिल किया गया है। तो अजीत जी, इसका मतलब मैं क्या समझूं? ब्लॉकचेन बैक टेक्नोलॉजी, NFT जिसको हम कहते हैं, क्या वो भी इस टैक्स के दायरे में आएगा? इसको जरा आप समझाएं हमें। बहुत क्लियरली NFTs तो मेंशन किए गए हैं फाइनेंस बिल में। मुझे लगता है कि जितने डिजिटल एसेट्स हैं, इवन वो अगर क्रिप्टोग्राफिक नहीं है तो फिर क्रिप्टो एसेट्स नहीं, जितने भी क्रिप्टो एसेट्स हैं वो सारे के सारे इसमें कवर्ड हैं। जो चीज आप कह सकते हो इसमें कवर्ड नहीं होगी, वो जो दूसरा प्रावधान था अराउंड CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, वो इसमें कवर नहीं होगी क्योंकि वो तो लीगल टेंडर है। तो इसमें आई थिंक देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मैं आना चाहती हूँ नैमे, शायद आप इस पर हमें विस्तार से जानकारी दे सकते हैं। जिस लीगल टेंडर की बात करें, डिजिटल करेंसी की बात करें, जिसका खाका RBI ने लाना है, ये किस तरह से काम करेगी? अगर मैं ऑनलाइन कोई भी ट्रांजैक्शन करती हूँ जो कि क्रिप्टो से जुड़ा हुआ लेन देन है, क्या उसको ये रिप्लेस कर पाएगी डिजिटल करेंसी, या जिसको ई-रुपया के नाम से लोग कह रहे हैं कि आने की ज्यादा संभावना है? राइट, थैंक यू। सो जो ई-रुपी आज अनाउंस हुई है, इट्स नॉट कि आज का वो अनाउंसमेंट था, इट्स बीन इन वर्क्स। 2019 से सरकार उस पे काम कर रही है और रिसर्च बार बार उनकी पब्लिश होती रहती है। जिस तरह से उसको देखा जाता है या देखा जाना चाहिए, वो बस वही है कि आपका रुपी एक नई टेक्नोलॉजी को यूज करके एक और डिजिटल वर्जन में आपके सामने लाया जा सकता है। मेरे हिसाब से आप अगर पेटीएम यूज करते हो तो इट इज स्टिल डिजिटल रुपी, लेकिन उसके पीछे पेटीएम आ जाता है, उसके बाद सेटलमेंट बैंक्स आ जाते हैं। जबकि CBDC एक डिजिटल करेंसी होगी जिसको डायरेक्टली RBI कंट्रोल कर सकती है। RBI के इशू किए हुए वॉलेट्स या टेक्नोलॉजी यूज होगी। सो इट विल बी इक्विवेलेंट टू रुपी, या आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हो, लेकिन ये कंट्रोल सीधा रिजर्व बैंक के हाथ में होगा। अब उससे आपने पूछा मुझे कि क्या क्रिप्टो ट्रेडिंग या इस ट्रांसफर के लिए यूज किया जाएगा। अब उसको अगर आपने रुपी का दर्जा दे दिया है तो आप उससे शायद परचेजेस भी कर सकते हो, आप दुकान में जाके भी पेमेंट कर सकते हो और क्रिप्टो ट्रेडिंग भी कर सकते हो। व्हाट आई वुड रियली बी इंटरेस्टेड पर्सनली, या आई थिंक कम्युनिटी जो जानना चाहेगी, वो कि क्या CBDC हमारे जो एग्जिस्टिंग रेस्ट्रिक्शंस है बैंकिंग चैनल्स में या फॉरेन करेंसी के ट्रेडिंग में, या बाहर जाके कुछ खरीदना है हमें, तो जो दिक्कतें हमें आती है विद द करंट चैनल्स, बैंकिंग चैनल, क्या उनको मिटिगेट करके एक इंटरनेशनल लेवल पे हमारी करेंसी को लाया जाएगा और एक सेटलमेंट लेयर बनाया जा सकता है विथ ब्लॉकचेन बेस्ड CBDC? ये जानना बहुत जरूरी है। और अगर हमने ये अचीव कर लिया तो इंडिया अपने आप को एक मतलब उछाल के बहुत आगे ले आएगा इस टेक्नोलॉजी सेक्टर में। से इसका हमें इंतजार करना होगा कि जब तक RBI हमें फाइन प्रिंट्स नहीं देगा इस बारे में इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाएगा। लेकिन कल्पेन जी, मुझे अब ये बताएं, क्योंकि क्रिप्टो में निवेश शायद सही शब्द नहीं होगा, लेकिन पैसे लगाने वालों की तादाद अब इतनी ज्यादा है, अब इस पर टैक्स आ गया है। एक आम क्रिप्टो में पैसे लगाने वाला इंसान इसको कैसे देखेगा, और वो भी सीधा फ्लैट 30%? कविता, मुझे क्रिप्टो के बारे में ज्यादा क्लैरिटी नहीं है क्योंकि इस एसेट क्लास को मैंने समझा नहीं है। और मेरा ये मानना है कि एक अलग सेगमेंट है जिनके पास रिस्क प्रोफाइल और रिस्क एपेटाइट अलग है, जो अपने 100 रुपए में से कुछ पैसा क्रिप्टो में लगाता है और बाकी का पैसा और एसेट्स हो, जैसे बॉन्ड्स है या इक्विटी है या फंड्स है, उसमें लगाते हैं। तो मुझे नहीं, अब ये थोड़ा बहुत जल्दी होगा समझना कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। और मैं हमेशा मानता हूं कि बजट के दिन के जो अनाउंसमेंट्स होते हैं उसका रियल आफ्टर इफेक्ट जो है वो डे 1 पे नहीं समझ आता है। ये थोड़े लंबे ट्रेंड्स है, थोड़े डीपर ट्रेंड्स है, वो कुछ टाइम जाने के बाद ही पता चलेगा। तो मैं फिलहाल कोई स्पेकुलेशन नहीं करूंगा कि इसका क्रिप्टो इन्वेस्टर के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, या क्या वो क्रिप्टो छोड़ के कोई और एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना शुरू करेगा। ये बहुत बहुत ही ज्यादा जल्दी है, देखना पड़ेगा और क्या गाइडलाइंस आ रही है। जैसे फिलहाल इसी शो पे डिबेट हो रहा है कि क्या इससे क्रिप्टो लेजिटिमाइज हुआ, या सिर्फ ये गवर्नमेंट ने एक वार्निंग सिग्नल दिया है कि इस तरह के टैक्सेस लगेंगे। तो आई थिंक
एक जो वेव था क्रिप्टो की तरफ, सबसे पहले ये वेव था उसके रिटर्न्स की जर्नी की वजह से। और पिछले 2-3 महीनों में हमने देखा है कि ये एसेट क्लास 50 से 60% गिर भी सकता है बहुत ही ज्यादा स्पीड से। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी एसेट क्लास अगर बिना कोई कॉज के 50% ऊपर या नीचे जाए, तो एज एन इन्वेस्टर मैं 2 बार सोचता हूं कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या रीजन है इसके ऊपर या नीचे जाने का। मैं इक्विटी में बोल सकता हूं कि ये अर्निंग्स ग्रोथ ऊपर या नीचे जा रहा है इसलिए इक्विटी मार्केट अच्छा या बुरा होगा, या बॉन्ड्स में यील्ड्स ऊपर या नीचे जा रही है इसलिए बॉन्ड की प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकते हैं। शायद क्रिप्टो इज मोर अबाउट डिमांड एंड सप्लाई ओनली एट दिस पॉइंट इन टाइम, एंड दैट डिमांड एंड सप्लाई इज आल्सो बीइंग मेट in very new age exchanges which are still not known to the traditional investment market. So I think it is a bit premature right now. I myself don't have a view what this can entail for investors, but मेरे हिसाब से मैं 2 बार ज्यादा सोचूंगा इसके टैक्स के इंट्रोडक्शन के बाद कि मुझे इसमें अपने हार्ड एंड पैसे को लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी उठता है अर्णव जी, सरकार की मंशा का। देखिए, इसकी क्रिप्टो की अपनायत को लेकर तो हमेशा से सवाल उठ ही रहे थे, तो सरकार ने अगर अपनाना शुरू भी किया है तो पहले ही उठते टैक्स क्यों लगा दिया? देखिए, सरकार ने एक बहुत सिंपल की है कि उन्होंने 1 अप्रैल 2022 से क्रिप्टो को एक सेपरेट टैक्सेशन में डाल दिया है। क्योंकि अब तक क्या है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन को टैक्स की दृष्टि से किस तरह से देखें। तो 1 अप्रैल 2022 से सरकार ने एक बहुत क्लियर कर दिया, 30% फ्लैट टैक्स प्लस नो डिडक्शन, यानी कि सिर्फ आपने जो कॉस्ट एक्विजिशन का कॉस्ट है वही आप डिडक्ट कर सकते हो, नो अदर कॉस्ट, और कैरी फॉरवर्ड नहीं, यानी कि आपने लॉस किया तो आप क्रिप्टो के सामने सेट ऑफ कीजिए, कोई अदर हेड ऑफ इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं, और कैरी फॉरवर्ड भी नहीं, दूसरे सभी लॉस को आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो ये है फ्रॉम 1 अप्रैल। लेकिन इसका मतलब मेरे हिसाब से ये नहीं कि आपने अगर 1 अप्रैल से पहले क्रिप्टो में गेन्स किया है तो वो टैक्स फ्री है, क्योंकि जो पहले यानी कि आज तक के गेन्स है उसमें डाउट है कि आप किस तरह उसे क्लासिफाई करोगे, बिजनेस इनकम की तरह, स्पेक्युलेटिव इनकम की तरह। तो ये सभी जो प्रॉब्लम्स है और इसके हिसाब से जो टैक्स का पूरा स्ट्रक्चर है उसमें काफी सारे डिस्प्यूट होंगे, केसेस होंगे। तो ये सबको दूर करने के लिए सरकार ने ये स्पष्ट तरीके से क्रिप्टो के लिए एक पूरा नया ढांचा क्रिएट किया है। तो दिस इज फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स पर्पसेस। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए डीपी सर, सवाल अब ये होगा कि सेंटिमेंट्स पर किस तरह का मैसेज जा रहा है, क्योंकि देखिए निजी तौर पर जितना मैं लोगों से बात करती हूँ, भले ही एक्सपर्ट से बात कर रही हूँ या आम जनता से बात कर रही हूँ, म्यूचुअल फंड भले ना जानते हो लेकिन क्रिप्टो के बारे में लोग जानते हैं, निवेश करने की, पैसा लगाने की, मुनाफा कमाने की उत्सुकता उनमें है। अब इस फैसले के जरिए, इस ऐलान के जरिए किस तरह का सेंटिमेंट उनमें जा रहा है, क्योंकि आज की तारीख में भी देखिए हम आर्थिक जागरूकता की बात करते हैं लेकिन उसमें भी लोगों का जो इंटरेस्ट है ना वो क्रिप्टो में ज्यादा है। कविता जी, एक्चुअली मैं वापस जाऊंगा जो धीरेन्द्र जी ने जवाब दिया था कि क्योंकि इसको बैन इसलिए नहीं लगाना चाहते कि बहुत सारे लोगों ने पैसा लगा रखा है, अगर उस पर बैन लगाया जाए या ऐसा कुछ भी रिस्ट्रिक्टिव एक्ट किया जाए तो उसमें लोगों का बहुत नुकसान हो सकता है और उससे सेंटीमेंट बहुत खराब होगा। पर ये जो हम निवेश की भाषा में बात करते हैं रिस्क रिवार्ड की, तो उन्होंने सीधा सीधा रिस्क इसका ये बढ़ा दिया और रिवार्ड को कम कर दिया। एक तरफ तो ये कह दिया कि आपका टैक्स लगेगा 30%, दूसरी तरफ ये कह दिया कि 1% TDS कटेगा। तो उसमें जो नेचुरल, जो कोई भी व्यक्ति जाके ये क्या हो रहा था कि देखो देखी हो रहा था कि मेरे दोस्त ने लगाया, उसका इतना पैसा बना तो मैं भी लगा दूं बिना समझे एसेट क्लास का। तो एटलीस्ट अगर आपको रिस्क लेना है तो रिवार्ड भी आपको देखना पड़ेगा कि रिस्क ज्यादा है, रिवार्ड कम है। पहले क्या लग रहा था, पता नहीं ये टैक्स फ्री होगा या टैक्स देना होगा तो देख लेंगे उसका क्या है। और ये जो मेरे मित्र पहले बोल रहे थे कि वो भी, मेरे को ये भी नहीं पता कि शायद 1 साल के अंदर भी रिस्क इसके ऊपर उनकी मंशा क्या है, फाइन प्रिंट देखना पड़ेगा कि इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को देखा जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ दिस थिंग, और विद इन ईयर आल्सो अगर लॉस और प्रॉफिट हुआ है उसको कैसे देखा जाएगा। मेरे को अभी तक इसकी क्लैरिटी नहीं है, परंतु रिस्क रिवार्ड का उन्होंने जो पैमाना है उसको चेंज कर दिया है। और काफी लोग जो पहले इसको एक शौक के वजह से ही लगा देते थे तो वो तो नहीं लगाएंगे, जो इवॉल्व्ड इन्वेस्टर हैं, जो कुछ समझते होंगे। और मैं भी, जैसे कृपेन ने बोला, मेरे को इसके बारे में ज्यादा समझ नहीं है तो इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। बट रिस्क रिवार्ड
पैरामीटर से ये बिल्कुल उल्टा कर दिया इन्होंने कि समझ के करो, इस पे आपको रिस्क भी है और रिवार्ड भी कम मिलेगा। इम्प्लीमेंटेशन पर मैं थोड़ा सा फोकस अब करना चाहती हूँ निश्चल के साथ। निश्चल, अब इतनी तरह की क्रिप्टो करेंसीज हैं, हर मिनट में यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो बनती है, लोग पैसे लगाते हैं। किस तरह से इसको ट्रैक किया जाएगा? इम्प्लीमेंटेशन को लेकर किस तरह के प्रोसीजर्स फॉलो किए जाएंगे? देखो, अभी फिलहाल ऐसा नहीं है कि ये लास्ट ईयर कोई गेन पे प्रॉफिट पे टैक्सेस नहीं लगते थे। टैक्सेस तो लोग अपना टैक्सेस फाइल करते थे और जो भी प्रॉफिट हुआ उसके हिसाब से, तो उसमें ज्यादा चेंज नहीं आएगा। चेंज यही आएगा कि अभी क्लैरिटी है कि क्या कि 30% टैक्स भरना है इररेस्पेक्टिव आप कौन से स्लैब पे आओगे। तो आई डोंट थिंक कैलकुलेशंस में उतना कोई प्रॉब्लम आने वाला है किसी को, बट डेफिनेटली अब गवर्नमेंट अपनी तरफ से कैसे इसे इम्प्लीमेंट करेगी, क्या एग्जिस्टिंग क्रिप्टो बिजनेसेस को कुछ रिपोर्ट देना पड़ेगा, तो वो सब अभी हमें फिलहाल देखना पड़ेगा। अभी उसमें क्लैरिटी नहीं है, बट आई डोंट थिंक बड़ा सा चैलेंज है एटलीस्ट फॉर इंडिया में जो बिजनेसेस चल रहे हैं क्रिप्टो में, उन पे इम्प्लीमेंट करना उतना कोई आई डोंट थिंक उतना प्रॉब्लम है जितना क्रिप्टो हमें एक जानना जरूरी है। क्रिप्टो एक इंटरनेशनल चीज है जो आप कहीं पे भी ट्रेड कर सकते हो, कहीं पे भी मूव कर सकते हो। तो ये अब इंटरनेशनल कंपनीज पे कैसे अप्लाई होगा कंपेयर टू लोकल इंडियन कंपनीज पे कैसे अप्लाई होगा, आई थिंक इस पे थोड़ा क्लैरिटी आना अभी भी बाकी है, और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कैसे क्या होगा। तो अजीत जी, तो जिस तरह से निश्चल बता रहे हैं कि इंटरनेशनली भी हम देखते हैं कि क्रिप्टो में कामकाज होता है और इस तरह का जरिया है निवेश का जहां पर आपके पास कोई बॉर्डर्स की तो रेस्ट्रिक्शन है नहीं। मुझे बताएं कि दुनिया भर में किस तरह से टैक्स प्रणाली है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर और किस तरह से सरकारों ने इसको कंट्रोल करने की भी कोशिश की है, रेगुलेट करने की कोशिश की है टैक्स के लिहाज से। ठीक है, तो सिर्फ अगर हम टैक्स के लिहाज से देखें तो, और उन देशों को छोड़ दें जहां टैक्स यानी इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स होता ही नहीं है, तो उनको अगर हम छोड़ दें तो ज्यादातर जगहों पे लोगों ने इसे हालांकि सिक्योरिटी क्लासिफाई नहीं किया, मगर सिक्योरिटी के तरह के टैक्स या प्रॉपर्टी के तरह के टैक्स यानी कि कैपिटल गेन्स और बिजनेस इनकम, अगर कारोबारी हैं इसमें तो इनकम टैक्स भरते हैं, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो कैपिटल गेन टैक्स भरते हैं, जैसे हम शेयर मार्केट में करते हैं उन देशों में, उसी तरह से ज्यादा देशों में इसके बारे में टैक्स का प्रावधान किया गया। लेकिन अगर आप कविता जी मुझे एक मौका दें, क्योंकि एक मेरे ख्याल से ना एक शायद मिसकम्युनिकेशन इस प्रोग्राम पे हो रहा है, तो जैसा धीरेन्द्र कुमार जी ने कहा कि आप लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन पांड्या जी ने कहा कि आप क्रिप्टो से लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं लेकिन दूसरे जगह से नहीं, तो ये कंफ्यूजन आज सुबह से बनी हुई है। इसलिए इस समय मैं एक्चुअली फाइनेंस बिल सेक्शन 115 BH लेके बैठा हूं। यदि कोई पूछना चाहे तो मैं ये बताना चाहूंगा कि एक्सपेंडिचर आप क्लेम नहीं कर सकते एक्सेप्ट द कॉस्ट, लेकिन जो लॉस है वो आप विद इन क्रिप्टो आप लॉस और प्रॉफिट को एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन नॉन क्रिप्टो लॉसेस को आप क्रिप्टो में या क्रिप्टो के लॉसेस को नॉन क्रिप्टो लॉसेस में आप एडजस्ट नहीं कर सकते। यदि कोई चाहे तो मेरे सामने इस समय क्रिप्टो फाइनेंस बिल खुला हुआ है, मैं वहां से पढ़कर भी सुना सकता हूं। इसको मैं चाहती हूं कि आप उदाहरण देकर जरा समझाएं। उदाहरण ऐसा है कि समझो मैंने एक क्रिप्टो ट्रांजैक्शन की, उसमें 10,000 का मुनाफा किया, दूसरी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन की, उसमें 10,000 का नुकसान किया, राइट? तो इस समय लोग ऐसा मान रहे हैं कि मैं इसमें जो मैं टैक्स दूंगा वो पूरे ट्रांजैक्शंस पे दूंगा, यानी कि मैं 6,000, समझो 30% होता है, क्योंकि मैं एक जो 10,000 का प्रॉफिट है उसके 10,000 के लॉस को मैं सेट ऑफ नहीं कर सकता। बल्कि ऐसा नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस यदि क्रिप्टो में ही होंगे और सेम फाइनेंशियल ईयर में होंगे, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड नहीं अलाउड है, तो वो सारा प्लस एंड माइनस मिला के जो प्लस होगा वो आपका 30% टैक्स उस पे लगेगा, राइट? ये मैं जैसा मैं कह रहा हूं, मेरे सामने फाइनेंस बिल इस समय खुला हुआ है, मैं वहां से पढ़कर भी सुना सकता हूं। ये बात अलग है कि आपने फर्नीचर बेच के प्रॉफिट किया और क्रिप्टो बेच के लॉस किया, यहां अदर वे राउंड, तो आप इस प्रॉफिट एंड लॉस को, क्रिप्टो प्रॉफिट लॉस को नॉन क्रिप्टो प्रॉफिट लॉस से आप सेट ऑफ नहीं कर सकोगे। ये बात सही है, बिल्कुल। तो यहाँ पे ये बहुत ही मजबूत क्लैरिटी आती हुई, लेकिन अर्नब जी मुझे ये समझना है कि अब निवेश और एसेट की तरह इसको देखने की राह पर कितना बड़ा कदम ये माना जाना चाहिए, बिकॉज अभी भी सुबह से बहुत कंफ्यूजन आ रहा है क्योंकि लैंग्वेज में एक एसेट शब्द का इस्तेमाल कर दिया गया है, लेकिन अभी भी औपचारिकता से एक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, हमने कोई बिल आता हुआ नहीं देखा है, और बिल नहीं है इसके चलते कि आप इसको एसेट क्लास के तौर पर ट्रीट करना शुरू कर दें, क्योंकि इसको लेकर भी कंफ्यूजन है। नहीं, देखिए, एज पर इनकम टैक्स और एज पर टैक्स लॉज आपको ये दो चीज अलग रखनी है, क्योंकि जो टैक्सेशन होता है
वो इनकम टैक्स एक्ट के अंडर आता है। तो इनकम टैक्स एक्ट में क्या होता है कि इवन इफ देयर इज एन इलीगल इनकम, तो आप कोई इलीगल काम करते हो, उसमें अगर आप इनकम कमाते हो तो उस पर भी आपको इनकम टैक्स भरना पड़ता है। तो इसमें वी आर नॉट, इनकम टैक्स ये डिसाइड नहीं करता कि चीज लीगल है, इलीगल है, एसेट है, नहीं है, वो अपने डेफिनेशन से करता है। तो ये जो पूरा प्रश्न है कि क्रिप्टो क्या एसेट है नहीं है, वो तो जब क्रिप्टो का जो बिल आने वाला है उसमें वो डिसाइड होगा। तो ये आज की जो क्लैरिफिकेशन है ऑफ टैक्सेशन, वो आपको सिर्फ टैक्स के मुताबिक देखना पड़ेगा कि जो भी इनकम आपको होती है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके या उसको ट्रांजैक्ट करके, उसका टैक्स इंपैक्ट क्या होगा। अब ओवरऑल क्रिप्टो एसेट मानते हैं नहीं मानते हैं, कितना लीगल है, किस तरह से ये टैक्स फॉरेन एंटिटीज, यानी कि आप मान लीजिए आपने अब्रॉड में क्रिप्टो ट्रेड किया, उस पर कैसे लागू होगा, ये सभी चीजें तो आगे जाने से पता चलेगी। लेकिन एज फार एज द टैक्स एंगल इज कंसर्न, ये बिल में बहुत क्लियर है कि अब आपको स्पष्ट तरीके से, एक सेपरेट तरीके से क्रिप्टो के इनकम पे टैक्स भरना है। अच्छा कल्पेन जी, डिजिटल करेंसी के फाइन प्रिंट में क्या कुछ आना चाहिए, किस किस तरह की सहूलियतें या किस किस तरह की गाइडलाइंस आपको लगता है कि आनी चाहिए, जिससे एक आम आदमी को, अगर हम टैक्स पेयर के नजरिए से देखना चाहें, निवेशक के नजरिए देखना चाहें या खरीदार के नजरिए से देखना चाहें, समझाइश आ सके और आसानी हो? जैसे हर एसेट क्लास में बहुत क्लियरली डिफाइंड होता है कि लॉन्ग टर्म गेन्स का क्या टाइम होराइजन है, शॉर्ट टर्म गेन्स का क्या टाइम होराइजन है। तो सेम फॉर्मेट में कोई भी नए एसेट क्लास की जब बात हो, जब हमारे टैक्स के लॉज में ये क्लैरिटी के साथ लिखा जाए कि ये एसेट क्लास का टाइम होराइजन 1 साल के ऊपर होगा तो कैपिटल गेन्स होगा, या 3 साल के ऊपर होगा तो कैपिटल गेन्स होगा, इस तरह की जब क्लैरिटी मिलेगी तो इन्वेस्टर ठीक तरह से समझ पाएंगे कि हमें इस निवेश का किस तरह से हमारे पोर्टफोलियो में प्लान करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो डिजिटल करेंसी की बात हुई है, मेरे हिसाब से ऑलरेडी इंडिया ने बहुत ज्यादा काम किया है डिजिटल पेमेंट्स के लिए। करेंसी इज नॉट सीन फ्रॉम एन एसेट क्लास पॉइंट ऑफ व्यू अलोन। करेंसी का मतलब है कि आप डेली परचेज और सेल के लिए उसे यूज कर सकते हैं। तो आज की तारीख में वॉलेट्स के थ्रू, पेमेंट्स के थ्रू, यूपीआई, ये सब चॉइसेस ऑलरेडी इन्वेस्टर के पास है फ्रॉम अ डिजिटल करेंसी पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये देखना पड़ेगा हमें और फाइन प्रिंट में कि क्या फर्क है डिजिटल करेंसी में वर्सेस करंट मोड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स विच आर ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड एंड वेरी सक्सेसफुल। सो इंडिया ने पिछले 2 साल में जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है डिजिटल पेमेंट्स में, उसके अलावा इन करेंसी का क्या बेनिफिट होगा या क्या इसमें अलग होगा, ये फाइन प्रिंट में देख के हमें और समझने की जरूरत है। बिल्कुल निमेश, यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि आप भी बताएं, बिकॉज कुछ तरह की प्रपोजल्स और समझाइश आपने भी दी है सरकार को। मैंने जैसे पहले बोला था कि आई कंप्लीटली एग्री विद कल्पेन जी, डिजिटल पेमेंट्स के एवेन्यूज बहुत सारे हैं और डिजिटल करेंसी जिसको हम बोल रहे हैं सीबीडीसी या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, उसको इंट्रोड्यूस इस पॉइंट पे करने का मतलब यही है कि आप एक इंटरमीडियरी हटा रहे हो और सीधा आरबीआई अगर लॉन्च करेगा तो आरबीआई के साथ उस करेंसी को डील कर रहे हो। अब उसके फायदे क्या होंगे ये उन्हीं को डिफाइन करना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन कितना इजी हो जाएगा, कितने बीच में से मिडिल मैन हट जाएंगे, या और क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या इंसेंटिव देंगे, ये अभी हमें कुछ भी नहीं पता है। बट मैं जिस तरह से देखता हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हमें फॉरेन ट्रांजैक्शन, यानी कि हमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना है कहीं बाहर के स्टॉक में, और हम करंटली जो रेगुलर चैनल्स में दिक्कतें आ रही है उनको ओवरकम करके उनके परे होके सीबीडीसी से इजी हो सके ये ट्रांजैक्शंस, तो ये सीबीडीसी एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट होगा और जो सेवी इन्वेस्टर्स है उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। बट आई डोंट नो एग्जैक्टली कि ये कहाँ जाएगा, ये डायरेक्शन कौन सा होगा। निश्चल, आपको लगता नहीं है कि टैक्स जहां पर लगाया है क्रिप्टो में, साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर भी अगर कुछ ऐलान कर दिए जाते, डिजिटल करेंसी की बात हो गई है, आरबीआई लॉन्च करेगा, लेकिन फिर भी हमारी ट्रांजैक्शन जो हो रही है वो तो ऑनलाइन ही हो रही है, हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना भी अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है कि अभी भी हमारे साथ साइबर क्राइम नहीं हो रहे हैं या आर्थिक धोखाधड़ी नहीं हो रही है, अब उन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो यहाँ पर तो हम डिजिटल करेंसी की बात कर रहे हैं।
आई थिंक स्टेप बाय स्टेप ये जो चल रहा है ये एक पॉजिटिव मूव है उसी तरफ कि इवेंचुअली इंडिया में सही रेगुलेशंस भी आए क्रिप्टो को लेके। फिलहाल एज एन इंडस्ट्री हमने एक सेल्फ रेगुलेटरी कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है जहाँ पे सभी एक्सचेंजेस उसे फॉलो करते हैं, जैसे KYC AML पॉलिसीज, ये सभी चीजें एक्सचेंजेस इंडिया में एटलीस्ट फॉलो कर रहे हैं। और डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट ने कोई गाइडलाइंस लाया तो ये बहुत ही अच्छा होगा, बट उसमें थोड़ा टाइम लगने ही वाला है, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया का इश्यू नहीं है, ये ग्लोबली यही हो रहा है। आप अगर कोई भी लार्ज कंट्रीज देखोगे, US UK जो भी कंट्रीज है आज के डेट में, सभी सिर्फ डिस्कशन स्टेज पे कि क्या गाइडलाइंस होने चाहिए, क्या रेगुलेशन होना चाहिए, क्या प्रोटेक्शन होना चाहिए, पर किसी ने इम्प्लीमेंटेशन या एडॉप्शन अभी तक हुआ नहीं है इनका। तो आई थिंक इंडिया भी वही चाहती है कि एक सबसे बड़ा डर जो इस इंडस्ट्री में है वो ये है कि अगर आपने ओवर रेगुलेट कर दिया इस इंडस्ट्री को तो आप आप इनोवेशन को किल करोगे, और क्योंकि ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी है तो आपका जो इंडस्ट्री का जो गेन होने वाला था वो कोई और कंट्री उसे ले लेगा। सो इसलिए ये जो स्लो अप्रोच जो इंडिया ने चूज किया है फॉर रेगुलेशन, आई थिंक ये सही अप्रोच है। मैं डेफिनेटली चाहता हूं कि गाइडलाइंस आए, इवन रेगुलेशन से पहले कुछ गाइडलाइंस जैसे KYC, जो हम सभी चाहते हैं कि हर कोई भी जो क्रिप्टो में ऑपरेट कर रहा है वो KYC को इम्प्लीमेंट करे, ताकि कोई भी इलीगल काम या कोई एनोनिमिटी नहीं रहे जब भी कोई इस एसेट को अक्वायर कर रहा है। आई थिंक वो चीजें डेफिनेटली आ सकती है। अब जो बजट में हुआ, मैं मोर होपफुल हूं कि शायद इंडिया गाइडलाइन लाने में भी वो वन ऑफ दोज अर्ली मूवर्स होगा। बिल्कुल उम्मीद तो है, लेकिन साथ ही मुझे ये समझना है अजीत जी, किस तरह की धोखाधड़ी होती है क्रिप्टो की। अगर बात करें, डिजिटल करेंसी की बात करें, तो फर्जीवाड़ा होने के यहाँ पर क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं, क्या क्या हथकंडे अपनाए जाते हैं? बड़े पैमाने पे देखो तो 3 होते हैं। ऐसा होता है कि कुछ लोग कहते हैं भाई बिटकॉइन तो अब 30 लाख का हो गया, 40 लाख का हो गया, तो चलो कोई नया बिटकॉइन ढूंढते हैं जहां पर के वो फायदा होगा। और यहाँ पर लोग ऐसे बिल्कुल बकवास फालतू कॉइन बना देते हैं और कहते हैं कि कल ना इसकी भी कीमत उसके जैसी बढ़ जाएगी। तो सबसे पहला फर्जीवाड़ा ये होता है। दूसरा ये होता है कि आप जहां पे वॉलेट में स्टोर करते हैं या आपके पास कोई ऐप होती है उसमें स्टोर करते हैं, तो टेक्निकली वहां से हैक होकर या किसी तरह आपका कॉइन चला जाता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपको कोई व्यक्ति किसी प्रकार की फिक्स्ड इनकम या कोई गारंटी रिटर्न दिखाता है, ऐसे शब्द यूज करता है कि क्रिप्टो माइनिंग हो गई, या आपको जो शब्द समझ नहीं आते उनका इस्तेमाल करके, और आप सोचते हैं चलो मुझे समझ नहीं आ रहा लेकिन ये गारंटी दे रहा है तो ठीक ही होगा। ये 3 सबसे ज्यादा धांधलेबाजी मैंने इस सेक्टर में देखी है। चलिए, तो यहाँ पर कुल मिलाकर सरकार ने एक कदम तो उठाया है क्रिप्टो को अपनाने की ओर, और भले ही टैक्स के रूप में, लेकिन जिन भी लोगों को इसके बैन होने डर सता रहा था, कम से कम वो खत्म हो जाना चाहिए। तो नैमिष, निश्चल और अजीत खुराना जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों ने समय निकाला और क्रिप्टो की तमाम बारीकियां जो आज ऐलान की गई हैं उसको लेकर समझाइश दी हमारे दर्शकों को। हम बजट मंत्रा की इस पेशकश में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार हमारे तमाम पैनलिस्टों से हम जानेंगे कि अब अपने पोर्टफोलियो में आपको डेट के लिहाज से क्या बदलाव करने चाहिए। जिस तरह से डाकघरों को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है, डिजिटली ऑनलाइन बनाने की कोशिश की जा रही है, गांव कस्बों के इलाकों में काम निवेशक के लिए कितनी बड़ी आसानी हो जाएगी, किस तरह से डिजिटली अगर हम देखें तो बैंकिंग की सुविधा को दुरुस्त करने की कवायद यहाँ पे सरकार ने शुरू कर दी है। इन तमाम मुद्दों पे बात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए, तो वित्त मंत्री साहिबा का बजट पर इंटरव्यू जो आप अभी सुन रहे थे, लेकिन हम बजट मंत्रा में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र जी, आपके पास मैं आऊंगी। एक आम आदमी, आम टैक्स पेयर, एक आम निवेशक के हाथ में से अगर कुछ गया नहीं तो कुछ मिला नहीं, मुझे बताएं, अगर मैं केवल डेट पोर्टफोलियो के लिहाज से समझना चाहूँ, फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरें क्या बढ़ेंगी? नहीं, ब्याज दरें तो बढ़ेंगी, और समय की बात है, और किस रफ्तार से बढ़ेंगी ये तो समय ही बताएगा, और महंगाई दर क्या रहती है। और ये डायरेक्शनली तो मेरे ख्याल में हम लोग इसके बारे में काफी निश्चिंत हो गए हैं कि ब्याज दरें बढ़ेंगी। किस रफ्तार से बढ़ेंगी और क्या स्केल होगा और कितने दिनों में बढ़ेंगी, ये केवल हमें नहीं पता है। और इस बजट से बिल्कुल कोई बुरा खबर नहीं आया, ये अपने आप में खुशखबरी है, हमें इसको इसी नजरिए से देखना चाहिए।
डीपी जी, आपके पास मैं आती हूँ। देखिए, महंगाई बहुत परेशान कर रही है आम आदमी को। अब उसके चलते कोरोना में हमने देखा कि लोगों की इनकम बढ़ी नहीं है, जस की तस है, बहुतों की तो खत्म भी हो गई है। लेकिन अब ऐसे में इस बजट को आप कैसे देखते हैं? निवेश के लिहाज से हमने बहुत सारे बदलावों की मांग की थी और बहुत सारी उम्मीदों के साथ इस बजट को सुना भी, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। क्या आप ये मानेंगे? ये मेरे लिए सवाल ये जी हाँ, नहीं देखिए, इसमें हाथ, जैसे देवेंद्र जी ने बोला, हाथ में कुछ लगा नहीं है तो हाथ से कुछ गया भी नहीं है। हाँ। तो एक तो वो एक अच्छी खबर माननी पड़ेगी। दूसरा क्या है कि कई लोगों की नौकरियां गई और अभी जब इकोनॉमी खुल रही है तो लोगों को नौकरियां वापस भी मिल रही हैं। और एक चीज तो हुई है कि पेंडेमिक में लोगों के खर्च करने का एक तरीका तो बदला है और लोगों के पास सरप्लस भी ज्यादा हुआ है, खर्चा कम हुआ है, खर्चा कम करने की आदत जो है वो भी कम हुई है। आने वाले टाइम में क्या होगा उसके बारे में मालूम नहीं, परंतु लोगों के हाथ में पैसा अलग आया है और लोगों को निवेश करने की जो एक आदत पड़ी है उसका फायदा जरूर होगा। और लोगों को एक डिसिप्लिन वे में, ये लोगों ने ये भी देखा है कि पेंडेमिक में जो लोग निवेश नहीं करते थे या जो बचत नहीं करते थे डिसिप्लिन वे में, आज की डेट में ये एक जैसे कहते हैं कि इस इनसेपरेबल हिस्सा हो गया आपके खर्चे का। एसआईपी में पैसा जाना या आपका रिकरिंग अकाउंट में पैसा जाना, ये इसको एक खर्चा नहीं माना जाता, एक जरूरत माना जाता है, ये करना ही करना है। ये एक बहुत बड़ी जो चेंज हुई है आज की डेट में। आप किसी से भी बात करो, एसआईपी इज नो मोर ए बज़वर्ड, इट्स नो मोर समथिंग व्हिच पीपल डोंट नो। जैसे बैंक का अकाउंट होता था पहले के बचत खाता खोलना है, उसे एसआईपी भी ऐसा हो गया है। उसमें कई चीज़ों ने काम किया है। एमफी के जो म्यूचुअल फंड सही है, कैंपेन ने भी काम किया है, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बहुत बड़ा काम किया है। तो एक ये बहुत अच्छी शुरुआत हुई है कि आज की डेट में अगर हिंदुस्तान में करीब एक बहुत बड़ी मात्रा हर महीने एसआईपी के थ्रू आ रही है। और ये इंडिया की एक यूनिक स्टोरी है, ऐसी स्टोरी कहीं भी नहीं है पूरे वर्ल्ड में। आपको यूनिकनेस में एक और कदम हमने आगे बढ़ाया है। धीरेन्द्र जी, शायद आप इस पर विस्तार से हमें बता सके। पोस्ट ऑफिस का आर्थिक सशक्तिकरण, जो कि मेरे ख्याल से काफी लंबे समय से बस पेपर्स पे था, लेकिन अब जिस तरह से इसका खाका बनाया गया है, देखिए डाकघरों में एटीएम्स जो है वो लगने की बात कही गई है। 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत होगी। आपके डाकघर के खाते को आपके बैंक के खातों से जोड़ दिया जाएगा। ये अपने आप में काफी बड़ा कदम है अगर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें, अगर उस लिहाज से अगर हम देखना चाहें तो। जी हाँ, मुझे ये काफी हैरानी हुई और ये इतना ऑब्वियस सा सोल्यूशन लग रहा है। भारत जैसे देश में जहाँ पे हमारा लेंथ और ब्रेड्थ इतना बड़ा है, हाँ। अलग अलग भाषा, अलग अलग रीजन, और पोस्ट ऑफिस का विस्तार बहुत पहले से हो चुका है। भले ही वहां पे बैंक नहीं पहुंचे हो या हाँ। हम डिजिटाइजेशन, डिजिटल ट्रांजैक्शन हमारे यहाँ बहुत रफ्तार से है, लेकिन इस पूरे स्ट्रैटेजी का, इस पूरे प्लान का सिंप्लिसिटी और इसका पहले से उपलब्ध होना, ये कोर बैंकिंग से इंटीग्रेशन अगर इसका इंप्लीमेंट हो जाता है और हर जगह पे अगर एटीएम उपलब्ध हो जाती है, तो मुझे लगता है बहुत रफ्तार से ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देश के हर एक कोने में उपलब्ध होगा और इस तरह का इंटीग्रेशन शायद दुनिया में कहीं नहीं होगा। कोर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो कि पोस्ट ऑफिस के साथ की जाने की बात आई है, जो ऐलान किया गया है, कल्पेन जी आपका क्या मत है? बिकॉज हम देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस में अभी भी हम छोटे निवेशकों को देखते हैं जो कि गांव कस्बों में छोटी बचत योजनाओं में निवेश करते हैं। उनके लिए कितना बड़ा आर्थिक सशक्तिकरण होगा ये? कि मेरे हिसाब से जैसे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट निवेश के ऑप्शंस को हमारे देश में और नीचे या डीपर लेवल तक ले जाते हैं, इन्वेस्टर्स के चॉइस ज्यादा बढ़ेंगे। और एज यू सेड, पोस्ट ऑफिस की जो रीच है, आज भी कुछ लोग हैं जो डिजिटल चैनल्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि डिजिटल टेम्पलेट तैयार हो चुका है म्यूचुअल फंड्स को हर शहर में या हर छोटे शहर में ले जाने के लिए। लेकिन इसके बावजूद जो छोटे छोटे गाँव में अगर हमें जाना है या पहुंचना है, जहाँ पे पोस्टल सर्विस ऑलरेडी पहुंची हुई है, और वहां पे अगर निवेशकों को फिजिकल टच की जरूरत है, फिजिकल एडवाइस की जरूरत है, तो ये अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। लेकिन निवेश सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं होता है, हमारे वहां पहुंचने से नहीं होगा। वहां के इन्वेस्टर को ये समझाना बहुत जरूरी है कि कैसे बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपके फायदे कारक है और आपको कैसे ये हेल्प कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि पोस्टल सिस्टम तो हमारे देश में 100 साल से है और इसमें और आप सुधार भी कर लो, लेकिन अगर वहां के
जो नीचे लोग हैं, अगर उन्हें इन्वेस्टमेंट की भाषा गांव के जो इन्वेस्टर्स है उनको समझाने नहीं आएगी तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो ये खाली इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा, लेकिन इस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इंटेलिजेंट डेटा या इंटेलिजेंट कॉन्वर्जेशंस की जरूरत होगी, इसे भी हमें सोचना पड़ेगा कैसे इसको ऐड करें, और उसके बाद शायद कोई सुधार होगा हमारे पेनिट्रेशन और रीच को आगे बढ़ाने के लिए। सरकार का इसको लेकर क्या इरादा है वो तो सरकार जाने, लेकिन आप और हमारे जरिए तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आर्थिक जागरूकता और निवेश को लेकर जागरूकता और सशक्तिकरण लोगों में जगाया जाए, लाया जाए। अर्णव जी, पेंशन रिफॉर्म्स की मांग ना हमेशा हर बजट में होती है, और हर बजट में एनपीएस के चलते सरकार कोई ना कोई नया बदलाव इंट्रोड्यूस कर लेती है। वैसे देखा जाए तो रिटायरमेंट के लिहाज से बहुत ही उम्दा प्रोडक्ट है ये, लेकिन इसमें इतने बदलाव आते हैं कि निवेशक निवेश करने से पहले थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। आज भी इसमें बदलाव आया है जो कि राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके लिए राहत है, क्या है ये? जी, अगर आप देखें तो एनपीएस में हर महीने एक्चुअली कोई बदलाव आता है, कोई कंडीशन बदलती है, कोई लिमिट बदलती है, लेकिन जो पूरा मुद्दा है जो एनपीएस में है वो यही है कि जब आप रिटायर होते हो और आपको पेंशन मिलती है तो वो पेंशन टैक्सेबल होती है। वो एक बड़ी चीज थी जिसपे अभी भी स्टेटस को ही है, यानी कि कोई बदलाव नहीं है। आज का जो बदलाव आया है वो बहुत स्पष्ट है कि वो एक एक्चुअल जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के बीच में जो तफावत थी या डिफरेंस था उसे आज ब्रिज किया गया है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज के अकाउंट में 14% ऑफ देयर सैलरी अगर कंट्रीब्यूट करती है तो वो एनपीएस में आपको उसका डिडक्शन मिलता था, लेकिन जो लिमिट थी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए वो सिर्फ 10% थी। अब जब सेंटर ने ज्यादा कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया तो उस हिसाब से स्टेट्स को भी इंस्ट्रक्शन गए और कई स्टेट्स में भी एडिशनल कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो अब ये आज की स्थिति आज तक क्या थी कि एडिशनल कंट्रीब्यूशन अबाउट 10% स्टेट्स कर रहे हैं, लेकिन टैक्स बेनिफिट सिर्फ 10% तक ही था। तो आज का जो लिमिट बढ़ाना की बात है जो 14% स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए भी है, उससे पैरिटी आ जाती है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की एनपीएस में टैक्स बेनिफिट लेने के लिए उस हिसाब से, यानी कि इन्वेस्टमेंट के समय टैक्स बेनिफिट। बिल्कुल, इसी को आगे बढ़ाते हुए क्योंकि हम पेंशन रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, धीरेन्द्र जी, बहुत समय से मांग है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो निवेश की जो लिमिट है उसको बढ़ाया जाए। आपके हाथ में जो पेंशन आती है उस पर जितना हो सके उस पर टैक्स ना ले तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जितना कम से कम लिया जा सके उतना आपको कम से कम लेना चाहिए। मौजूदा स्थिति में जहां पर आपने कहा कि डायरेक्शनली हम उस ओर जा चुके हैं जहां पर ब्याज दरें बढ़ने की संभावना बढ़ गई है, अब एक वरिष्ठ नागरिक को किस तरह से एलोकेशन सौंपना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में? नहीं, मुझे लगता है इस बजट से उसको जोड़ के नहीं देखना चाहिए। लोगों के लिए दो भारी समस्या है। एक तो कि बहुत सारे लोग बहुत लोग अभी वृद्ध हो रहे हैं, उन्हें बाजार से जुड़े हुए निवेश का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इस उतार चढ़ाव के वो आदी नहीं है। और आज के दिन जो ब्याज दरें जिस रफ्तार से गिरी है उसमें आपके पास कोई और विकल्प नहीं रह जाता है। अगर आप इक्विटी में पैसा नहीं लगाते हैं तो आपके लिए, और अगर आपके पास भरपूर पैसा, अगर बहुत ज्यादा जरूरत से पैसा नहीं है तो शायद आपके लिए आपके जीवित रहते हुए आपके पैसे खत्म हो जाए बहुत बचत होने के बावजूद भी। तो आपके पैसे के वर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए इक्विटी में लगाना जरूरी है। इक्विटी में लगाने के लोग आदी नहीं है और इसलिए बहुत रफ्तार से उन्हें और अप्रोप्रिएट तरीके का प्रोडक्ट उनके लिए एक्सपीरियंस हो, उनके लिए उपलब्ध कराया जाए। और वो जो अर्णव अभी बता रहे थे, ये 2 साल पहले एक बड़ा बदलाव आ गया था जो कि एनपीएस अब पूरी तरह से एग्जेम्प्ट स्टेटस है। तो ये एनपीएस में भारी बदलाव हुआ है। अब 75% पैसा आप इक्विटी में लगा सकते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत सारे निवेशक जिनके लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं है, उन्हें कुछ नहीं समझ में आता है, उन्हें कम से कम एक छोटा सा एनपीएस अकाउंट खोल करके बाजार से जुड़े हुए निवेश का एक्सपीरियंस कर देना चाहिए, ताकि भविष्य में आपको जब ये लोगों के लिए अनिवार्य हो जाएगा। और अगर अनिवार्य कोई चीज होने वाला है, जरूरत होगी, तो उसका जल्दी से जल्दी आप आदत डालें, वो बेहतर होगा। डीबी सर, एलटीसीजी पर सरचार्ज जो 15% कैप किया गया है, इसको हमें कैसे देखना चाहिए? इस खबर के मायने किस किस तरह के निवेशकों के लिए है?
देखिए इसमें जो 15% है, जहाँ तक इक्विटी या इक्विटी म्यूचुअल फंड का सवाल है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है, परंतु कुछ और जो दूसरे एसेट क्लासेस थे जिसमें जैसे कि किसी और किसी भी एसेट क्लास में जहाँ पे जो ये सरचार्ज जो 37% था, उसको भी 37% से कम करके अभी 15% कर दिया गया है. देयर इज नो एक्चुअली एनोमली नाउ. Now it is when any other asset will be as attractive as equity asset is. तो उसको एक अनोमली थी उसको ठीक किया गया है ताकि लोग किसी और दूसरी में अट्रैक्शन कम ना हो, क्योंकि आज की डेट में दूसरी एसेट में भी पैसा जाना बहुत जरूरी है. अर्नब जी, कोविड के इलाज की राशि को लेकर यहाँ पर कुछ अहम ऐलान हुए हैं जो कि मेरे ख्याल से फाइनेंस बिल में ही सामने आए हैं, और वित्त मंत्री साहिब भाई ने शायद स्पीच पढ़ते वक्त इसको मेंशन नहीं किया है, जहाँ पर अगर आपका इलाज होता है, अगर आपको कोविड हो और इलाज के लिए आपकी आर्थिक सहायता अगर की गई है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. सिमिलरली मृत्यु के लिए भी मेरे ख्याल से कुछ प्रावधान मेमोरेंडम में सामने आते हुए हमने देखे हैं. क्या है वो? जी, अगर आप देखें तो इनकम टैक्स के सेक्शन 56 में एक गिफ्ट का प्रोविजन है, जहां पर अगर आप रिलेटिव के बिना किसी और भी व्यक्ति से 50,000 से ज्यादा रकम लेते हैं तो वो आपकी इनकम के तौर पे गिना जाता है. अब कोविड के समय क्या हुआ है कि कई लोगों ने बहुत सी मदद की है, रिलेटिव्स के अलावा भी लोगों को फाइनेंशियल एड दी है अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए. इवन ऑन डेथ एम्प्लॉयर्स ने अपने एम्प्लॉयज को एक एक्स ग्रेशिया पेमेंट किया है. तो ये सभी पेमेंट्स अगर हम जस्ट प्योरली इनकम टैक्स की दृष्टि से देखें तो वो एक गिफ्ट की तरह गिनी जा सकती थी. अब इस पे बहुत क्लैरिटी आ गई है, जहां पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फाइनेंस बिल में ये स्पष्ट कर दिया है कि आप कोई भी व्यक्ति से अगर अपने या अपने परिवार के लिए अगर उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए रिलेटेड टू कोविड कोई भी रकम आपको मिलती है तो उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा. और दूसरी बात, अगर आपके या आपके कोई परिवार के डेथ पे अगर एम्प्लॉयर या किसी और ने एक लमसम पेमेंट किया है तो अप टू 10 लाख वो जो पेमेंट आता है उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा. तो ये एक बहुत बड़ी रिलीफ है, खास करके एक बहुत बड़े सेक्शन के लिए जिन्होंने कोविड के समय में एक लॉस ऑफ लाइफ या का भी एक्सपीरियंस किया और उसके एडिशनली काफी सारे लोगों को बहुत हाई मेडिकल बिल्स भी चुकाने पड़े. तो उसके सामने जो भी रकम आती है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. तो वो एक बहुत अच्छी बात है और ये क्लैरिटी भी बहुत जरूरी थी, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट को प्योर रीडिंग से थोड़ी तकलीफ हो सकती. चलिए, चर्चा के आखिरी पड़ाव में मैं आ गई हूँ और अब बुनियादी सवाल पूरी चर्चा करने के बाद यही है. धीरेन्द्र जी, आपके पास आऊंगी सबसे पहले. मुझे ये बताएं कि क्या ये बजट महंगाई को बढ़ाएगा, हाँ या नहीं? और दोनों ही सिनेरियो में मेरे पोर्टफोलियो पर किस तरह का असर होगा, इक्विटी, डेट और तमाम तरह की एसेट क्लासेस को अगर मैं देखना चाहूं तो? महंगाई के बढ़ने के दो कारण होते हैं. एक तो कि सप्लाई साइड, अगर चीजें उपलब्ध नहीं है और लोगों के पास काफी पैसा है तो महंगाई बढ़ती है. और दूसरा कि एक रिपल इफेक्ट होता है, अगर तेल का दाम बढ़ा, सारे इनपुट्स के दाम अगर बढ़ जाते हैं तो चीजों का दाम बढ़ जाएगा. और जब महंगाई बढ़ेगा तो वो एक सेल्फ फुलफिलिंग एक वर्चुअस साइकिल है, क्योंकि अगर मेरे खर्चे बढ़ गए तो मुझे ज्यादा आमदनी की जरूरत होगी, ज्यादा आमदनी की जरूरत होगी तो वेज बढ़ेगा. तो ये एक अपने आप में एक साइकिल की शुरुआत हो जाती है और उसमें इस बजट का कोई भारी योगदान नहीं होगा. हमें देखना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे देश की में जिस तरह के खर्चों का जो बास्केट है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ता है, उसके बहुत सारे इनपुट्स हैं और वहां पे मुझे लगता है कि हमारा देश अभी भी बढ़ता हुआ देश है, एक ग्रोइंग कंट्री है जहां पे महंगाई पे पूरी तरह से रोक नहीं लगाई जा सकती है. लेकिन हाँ, ये महंगाई हाथ से बाहर ना हो जाए और उसके लिए मुझे लगता है जिस तरह से कई सालों से 8-10 साल से सरकार महंगाई जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग कर रही थी और वो दोबारा से अभी भी हमारे यहाँ सरकारों ने या रिजर्व बैंक ने नोट छापने का काम बहुत नहीं किया है. तो जो सरकारें कर सकती है वो वहां पे तो अंकुश लगा हुआ है और काफी कैलिब्रेटेड तरीके से हमारे यहाँ इस चीज को मॉनिटर किया जाता है या कंट्रोल किया जाता है. देखना होगा. मुझे लगता है महंगाई तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी. क्या ये बहुत रफ्तार से बढ़ेंगी कि हम चिंतित हो जाए, वो मुझे नहीं लगता है. हमारे यहाँ सरकार, क्योंकि जिस तरह से हमारे यहाँ सरकारें बहुत सेंसिटिव है महंगाई के बारे में, क्योंकि महंगाई एक तरह से गरीबों पे सबसे बड़ा टैक्स है.
और इलेक्शंस हारे जीते जाते हैं इसके आधार पे। तो वहां पे मुझे लगता है कि सरकार जो कुछ भी कर सकती है वो महंगाई को कम से कम काबू में रखने के लिए करेगी। कल्पेन जी, आप बताएं, महंगाई प्रूफ पोर्टफोलियो फिर बनाने की शुरुआत तो वैसे पहले से कर देनी चाहिए। बजट जैसे इवेंट्स का इंतजार आपको कम से कम फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को बनाने के लिए तो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कैसे ख्याल रखा जाए बढ़ती महंगाई का अपने पोर्टफोलियो में? इस सवाल किसके लिए है? कल्पेन जी, आपके लिए। ओके। सो जैसा आपने बताया कि फाइनेंस मिनिस्टर्स हर साल हमारे देश के बजट का ध्यान रखते हैं और हमें हमारे घर के बजट का और हमारे फाइनेंशियल पर्सनल फाइनेंस के बजट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बजट हो या ना हो, हमें हमारा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बनाना है, क्योंकि लंबे समय में ये देखिए इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे जनरली लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन 10 से 12% का होता है। और जैसे धीरेन्द्र जी ने कहा कि पिछले 8 से 10 साल में गवर्नमेंट ने रिजर्व बैंक के साथ मिलके बहुत कोशिश की है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखे, और ये बहुत बड़ी बात है कि जितना इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है उतना हमारे हाथ में पैसा ज्यादा रहता है और हमारे पैसे की वैल्यू कम घटती है। तो लेकिन ये सही है कि हमारे देश का जो एक लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन का स्ट्रक्चर है वो ज्यादा है। और एक ही चीज है दुनिया में जो इन्फ्लेशन को बीट करती है। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन राइजिंग प्राइसेस है। अगर राइजिंग प्राइसेस को बीट करना है तो उन कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में रखना जरूरी है जिनके पास प्राइसिंग पावर हो, और यही काम हम कोशिश करते हैं म्यूचुअल फंड में हमारे इक्विटी पोर्टफोलियोज के जरिए कि अच्छी कंपनीज के शेयर खरीद के रखें हम, जिनके पास प्राइसिंग पावर हो, जो इन्फ्लेशन का और महंगाई का बेनिफिट ले सके। तो ये बहुत जरूरी है हर निवेशक को अपने पोर्टफोलियो में सही अमाउंट से इक्विटी का एक्सपोजर रखना, और साथ में थोड़ा एक्सपोजर दूसरे एसेट क्लास जैसे फिक्स्ड इनकम है या गोल्ड है ये रखना जरूरी है, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। जब बाजार 2 साल से, अभी पिछले 2-2.5 साल से उतार चढ़ाव के लिए मेरे ख्याल से अनुशासित तरीके से अगर आप निवेश करें तो ये सबसे बड़ा रामबाण आपके लिए होगा। डीपी सर, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो। जैसे मैं पहले भी बोल रहा था कि ये तो एक अति ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड वे में जो पैसा लोग लगा रहे हैं ये एक बहुत ही ज़रूरी है। परंतु अभी एक ये आवश्यक हो गया है कि जैसा हमने उतार चढ़ाव पिछले कुछ दिनों में देखा, तो जो व्यक्ति सिर्फ एक तरफ की चाल देखते हुए जो सीधा स्टॉक्स में जाना शुरू कर दिए थे, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि अभी अपने वो डिसीज़न को थोड़ा रिव्यू करें, और जैसे म्यूचुअल फंड्स की रिसर्च टीम्स हैं, एनालिस्ट टीम है, उनके द्वारा दिए गए फैसले या उनके द्वारा जो कंपनी को देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग होता है। जैसे कल्पेन जी ने बताया कि जिनके पास प्राइसिंग पावर होती है, जो अच्छी कंपनी होती है। तो अगर आप डिसिप्लिन वे में कर रहे हैं, अगर आपको नॉलेज नहीं है, तो ये एक जागरूकता लानी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पास वो नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ किसी उस व्यक्ति के थ्रू लगाइए या उस संगठन के थ्रू लगाइए जिसके पास ये पावर है, ताकि बिल्कुल, या तो फिर हमें सुने, आपको सुने, लगातार अपने निवेश पोर्टफोलियो में इसको लेके सुधार अपने आप आता रहेगा। अर्णव जी, 30 सेकंड का समय मेरे पास। 3 चीजें आप बेसिक पे ध्यान दीजिए, यानी कि आप रेगुलर इन्वेस्टिंग कीजिए, कैपिटल एसेट एलोकेशन पे आप ध्यान दीजिए और डाइवर्सिफिकेशन कीजिए। इससे रिस्क कम होता है और आपका पोर्टफोलियो वही होगा जो आपके लिए सही है। इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, तो फिर आपको अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। ये तो जाते जाते देश की जनता का हाल एक शायरी के जरिए, भूख, महंगाई, गरीबी, इश्क मुझसे कर रही थी, कैसे निभाता, तीनों एक साथ कर रही थी। जितना हो सके अपने निवेश को कायम रखने की कोशिश कीजिए। बजट पहले भी आते थे, आगे भी आएंगे, आज भी आया है, आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो का इस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए मेरे साथ। मुझे भी इजाजत दें, नमस्कार।